गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। वो आपके पब्लिकेशन के हिसाब से बुक में उसका जो टाइटल है वो चेंज हो सकता है, तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर का जो मैटर है वो सेम है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे आज। और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये एक लॉन्ग वीडियो हो, लेंदी वीडियो हो, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैं कवर कर सकूँ। एंड दिस इज़ अ न्यू चैप्टर फॉर यू, तो आपका सिलेबस भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। मैंने जितने भी पॉइंट वाइज दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ना, राइट 3 पॉइंट्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक या 3 इम्पॉर्टेंट या फिर 3 एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेजेस, है ना, 3 2 1 जो भी आता है, तो पॉइंट वाइज ज़्यादातर चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप ये पूरे के पूरे चैप्टर को अपने कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि फर्दर आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट वेल, तो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी खराश सुनने को मिल सकती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसके बारे में, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जो कि है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बेसिक बात करें, तो किसी भी कंट्री XYZ, किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है, ठीक है, इकॉनमी ऑफ एनी नेशन, जो मैंने कहा ना, किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो किस पर चलती है कि उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक कंपोनेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना, किस पर डिपेंड करती है इकॉनमी? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकॉनमी में। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकॉनमी। ठीक है, किस तरह से करता है? दीज आर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, इंटीरियर रीजन्स को आपस में जोड़ना। आप देखते हैं ना, रातों में जो हाईवेज होते हैं उन पे ट्रक्स अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं, गुड्स करियर, एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करता है क्या? ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हो रही कि मैंने आपको ट्रक बता दिया है तो आप फिर ट्रक पे ही स्टिक हो जाएंगे, नहीं। XYZ जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर, वाटर, रेल या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, मैं सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या करते हैं? इंटीरियर रीजन्स को, या फिर आम भाषा में कह लें तो अपने कंट्री के जो अदर एरियाज़ हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें रिसोर्सेज को यूज़ करने में आसानी होती है। मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है, जैसे कि मसाले हमारे यूपी में नहीं होते, मसाले साउथ में होते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अब आप इमेजिन करिए कि तमिलनाडु से यूपी की तरफ कोई रोड, कोई रेल या कोई एरोप्लेन आता ही नहीं है, तो आप कैसे लेकर आएंगे? कोई जहाज़ भी नहीं आता है, पानी वाला शिप, तो आप वहाँ से मसाले कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे कर पाएंगे? या तो रेलवे लाइन होनी चाहिए, या तो एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और बेसिकली एयरपोर्ट से हम सामान बहुत कम ही लेकर आ पाएंगे, इतना ज़्यादा तो उसकी कैपेसिटी भी नहीं होती। या तो शिप्स की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि यूपी से हो नहीं सकती। ठीक है, बेसिकली रोड या रेल तो होना ही चाहिए। इसीलिए तभी ये हो पाएगा कि हम वहाँ से मसाले यूपी की तरफ ले आएँ। ये मैं बस आपको 2 स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम हेल्प करते हैं इसी तरह से। ठीक है, जैसे यूपी में गेहूँ चावल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उन तक कैसे पहुँचाएंगे? बाय रोड। तो ये क्या करता है? रिसोर्सेज को यूज़ करने में हेल्प करता है और अलग अलग रीजन्स को आपस में जोड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये हेल्प करता है। अब आपको नई नई इंडस्ट्री बनानी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, और इंडस्ट्री बनने के बाद आपको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। फिर आप उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे उसको। ठीक है, और फिर मार्केट तक पहुंचाने के लिए अगेन आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। अर्बनाइजेशन, इसको भी ये इंक्रीज करता है या फिर इसको हेल्प करता है ग्रो करने में।
इट ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि मैंने आपको अभी पहले ही पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया था कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर जब आते हैं तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सके उसमें भी हेल्प करते हैं। जैसे कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर लोगों को इमरजेंसी किट या फर्स्ट एड किट या फिर फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट का अच्छा यूज़ किया जाता है। ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी इजी हो जाता है, जैसे कि पुराने समय में। ठीक है। जैसे कि हम पुराने समय की बात कर लें, मान लीजिए हम लखनऊ की बात कर लेते हैं, बहुत पुराने लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जो अमीर लोग होते थे उनके पास इक्का या तांगा होता था, तो वो उसका यूज़ करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते थे। लेकिन जो आम लोग होते थे, जो पुअर लोग होते थे, वो ज़्यादातर पैदल यात्रा करते थे। ठीक है ना, वाई वॉक, वो पैदल चलते थे। तो आप इमेजिन करिए कि अगर लखनऊ से कानपुर पैदल कोई जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उस इंसान को। लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने से ये फ़ायदा है कि हम लखनऊ से कानपुर 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। तो ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन इनेबल करता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट के क्योंकि कई सारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा रोडवेज़। रोडवेज़ यानी कि बाय रोड जो चीज़ें हम चलाते हैं, हैवी व्हीकल या छोटी मोटी मोटरसाइकिल वगैरह, रोड पे जो चीज़ें चलती हैं, जो वाहन चलते हैं, वो आते हैं रोडवेज़ में। ठीक है। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोडवेज इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो सबसे बड़े नेटवर्क में से एक नेटवर्क है। ठीक है। लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में कितने किलोमीटर की रोड है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स। और अगर इस पैरामीटर पर देखा जाए तो केरला हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड, की केरला में पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा किलोमीटर रोड्स बनी हुई है। ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्ज नेटवर्क ऑफ 41 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब ये जो नेटवर्क है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी रोड्स आती हैं, इसमें आते हैं हमारे नेशनल हाईवे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आपके शहर से कोई हाईवे जाता है ना, तो ऊपर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है NH21, NH24, NH47, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो वो जो होता है NH का मतलब नेशनल हाईवे, और उसके बाद जो नंबर लिखा है वो हाईवे का नंबर है। ठीक है। नेशनल हाईवे। इसी तरह से स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, और रूरल रोड्स भी होते हैं। और उसके बाद आते हैं बॉर्डर रोड्स, जो कि किसी कंट्री के बॉर्डर से कनेक्ट करते हों। ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ गए रोडवेज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे वो हाईवेज या वो रोड जो अक्रॉस द कंट्री मूव करती हैं, मतलब लोगों को अक्रॉस द कंट्री जाने में हेल्प करती हैं और कनेक्ट करती हैं वेरियस सिटीज़ को। एंड ये मेंटेन की जाती हैं किसकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आई रिपीट कि वो रोड जो अक्रॉस द कंट्री जाती हैं और कनेक्ट करती हैं वेरियस सिटीज़ को, इनको मेंटेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसी रोड्स को, ऐसी सड़कों को हम कहते हैं नेशनल हाईवे या फिर NHS। ठीक है। अब NHS के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। पहला फैक्ट, पूरे रोड ट्रैफिक का 40% कौन हैंडल करता है, NHS यानी कि नेशनल हाईवे। दूसरा, ट्रैफिक जो है वो क्यों बढ़ रहा है नेशनल हाईवेज पर, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपने देखा होगा तो नेशनल हाईवे के आसपास आपको कई इंडस्ट्रीज दिख जाएंगी, जो कि सिटी का आउटर होता है बेसिकली, सिटी के अंदर नहीं, आउटर साइड में।
ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रॉ मटेरियल और फिर गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, और जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ वहाँ पर लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से नेशनल हाईवेज़ पर क्या हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो हेल्प ही हो रही है एक तरह से, नेशनल हाईवे इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक डिपार्टमेंट है जिसको NHAI भी कहते हैं। आपने अक्सर जब कभी भी आप हाईवेज़ पर जाते हैं और टोल देते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है NHAI, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हिंदी में इसे कहा जाता है। कब बना था ये, 1988 में। इसका काम क्या है, ये किसकी जिम्मेदारी लेता है, नेशनल हाईवे को बनाना, यानी कि कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट विच आर रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट। अगर नेशनल हाईवे पे कोई कमी है, मान लीजिए नेशनल हाईवे पे पानी की कमी है, लोग जो जाते हैं लंबा लंबा मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की लेंथ का नेशनल हाईवे और बीच में कहीं खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, तो अगर उसके किनारे कुछ बनवाना है, रोड साइड पर कोई ढाबा बनवाना है, कोई रेस्टोरेंट बनवाना है, पानी की सुविधा देनी है, तो वो कौन देखेगा, NHAI उसको देखेगा। ठीक है। NHAI के अलावा बिसाइड्स NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये दो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन करती हैं। अब नेशनल हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड दूसरा है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो पहला पॉइंट इसमें आएगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे है, प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट है इंडिया का। लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि ये 4 मेट्रोपॉलिस सिटीज़ को जोड़ता है। कौन कौन से 4 सिटीज़ हैं वो, जिसमें आता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर आप मैप पर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ 4 डायरेक्शन में ये सिटीज़ लाई करते हैं या सिचुएटेड है। जैसे कि आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली नॉर्थ में है, मुंबई किधर है, मुंबई है हमारा वेस्ट में, कोलकाता ईस्ट में है और चेन्नई साउथ में है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, चारों के चारों डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इन डायरेक्शन को जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया है, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैज़ इनेबल्ड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके बनने से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। ऑफ ऑल स्मॉल टाउन्स थ्रू विच इज़ पास्ट, कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, वो हर छोटे शहर या छोटे कस्बे से जहाँ से ये रोड या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की रोड पास होती हैं। ऑफ ऑल स्मॉल टाउन्स थ्रू विच इट इज़ passes and has provide an impetus to truck transport throughout India। और ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और खासकर मेट्रोपॉलिस सिटीज़ तक जाने के लिए एक अच्छा खासा प्रेरणा का सोर्स है ये। ठीक है, इम्पिटस का मतलब होता है प्रेरणा, अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है कि एक लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है हर उस स्मॉल टाउन में जहाँ से ये पास होते हैं। आगे देखें हम, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो पहला पॉइंट, द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज द लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, अभी जो कि चल रहा है, ऑन गोइंग है। अब आप देखिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी आपको चारों डायरेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड पॉइंट, इसका एम क्या है, इसका एम है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर को कनेक्ट करना। अब अगेन आप देखेंगे श्रीनगर कहाँ है, नॉर्थ में, कन्याकुमारी कहाँ है, साउथ में, पोरबंदर कहाँ है, वेस्ट में, और सिलचर कहाँ है, ईस्ट में। ठीक है,
तो इसका भी काम क्या है कि ये चारों जो कॉर्नर हैं इंडिया के उसको आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सप्रेस हाईवे, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्रेस हाईवे आर 6 लेन रोड्स। ये कैसे रोड्स होते हैं? 6 लेन रोड्स होते हैं जो कि हाई स्पीड मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप देखिए शहरों के बीच में क्या होता है कि एक स्पीड लिमिट होती है कि आप 40 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से चलाओगे तो आपका चालान हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर एक्सप्रेस वे पे जाते हो तो वहाँ पे 40 किलोमीटर की लिमिट नहीं होती है, वहाँ पे आपको मिलेगी 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्यों? क्योंकि बीच में किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है, ये हाइट पर बने होते हैं, कोई साइड से आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत ही स्पीड से मूव कर सकते हैं बिना किसी ऑब्स्टेकल के। बीच में कुछ भी नहीं आता है, कोई ब्रेकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की 6 लेन रोड को हम क्या कहते हैं? हाईवेज कहते हैं, एक्सप्रेस वेज कहते हैं या एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं, एक्सप्रेस वे या एक्सप्रेस हाईवेज। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे क्या करता है? ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है आगरा से। ठीक है, ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है। ठीक है, और दिल्ली एंड आगरा के बीच की जो दूरी है, इसमें जो टाइम लगता था उसको इसने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, कितना? 2 घंटे तक रिड्यूस कर दिया है 2 घंटे तक। एंड कनेक्ट्स द मेन टाउन्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर यमुना। इट हैज़ हेल्प फार्मर टू ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट टू मेजर सिटीज़। और यमुना एक्सप्रेस वे ने और क्या हेल्प की है कि यमुना के आसपास जो भी एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स रहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं या डेयरी प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं क्योंकि उनके गांव के बीच से एक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है? ये है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट 4 लेन एक्सप्रेस वे। अगर हम इंडिया में एक्सप्रेस वे की बात करें, 4 लेन एक्सप्रेस वे की बात करें, तो ये क्या था? इंडिया का पहला 4 लेन एक्सप्रेस वे था। इसने जो टाइम ड्यूरेशन है अहमदाबाद से वडोदरा के बीच का, उसको कम कर दिया। कितना? 1 घंटा। एक और एग्जाम्पल, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ये इंडिया का पहला 6 लेन हाई स्पीड टोल्ड एक्सप्रेस वे है। ठीक है, इट हैज़ सेपरेट टनल एंड कंप्लीट फेंसिंग टू प्रिवेंट क्रॉसिंग बाय ह्यूमन और एनिमल्स। इसको जो टनल्स जो है या फिर जो रोड है उसमें फेंसिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो क्रॉसिंग होती है एनिमल या ह्यूमन की तरफ से उसको रोक दिया है, किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो, लोग हाई स्पीड मूव कर सके। अगला एग्जाम्पल है इसका पानीपत एक्सप्रेसवे। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू डिकंजेस्ट द ट्रैफिक ऑन द बिजी दिल्ली अमृतसर रूट। देखो, दिल्ली से अमृतसर रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, उससे टैकल करने के लिए पानीपत एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है? 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे है हरियाणा में। क्लियर? तो ये सारी बात हो गई हमारी एक्सप्रेसवेज की या एक्सप्रेस हाईवेज की। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपने नेशनल हाईवे में देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती थी या कंस्ट्रक्शन करती थी, यहाँ पे स्टेट हाईवेज को कौन मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट हाईवेज करते क्या है? ये किसी भी स्टेट के अंदर सिटीज़ को आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, या फिर सिटी को जाकर जोड़ देते हैं किसी भी नेशनल हाईवे से। तो अगर आपको सिटी के अंदर से किसी नेशनल हाईवे पे जाना है तो आप किसी स्टेट हाईवे से होते हुए नेशनल हाईवे पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस भी देख लीजिए, आपके एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाते हैं, यानी 2 यानी 3 डिफरेंसेस। तो डिफरेंस क्या है नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे? नेशनल हाईवे आप पढ़ चुके हैं लेकिन इस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। नेशनल हाईवे क्या है कि मेंटेन किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं मेजर सिटीज़ को, इंडस्ट्रियल सेंटर को, या फिर जो भी हमारे धार्मिक प्लेसेस हैं उनको अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और स्टेट हाईवे क्या करते हैं?
कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी कि शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं, टूरिस्ट सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं, और अगर उस क्षेत्र में या उस राज्य में कोई धार्मिक प्लेस है तो उसको भी आपस में कनेक्ट करते हैं। कौन? स्टेट हाईवे। ठीक है, तो हमने नेशनल हाईवे पढ़ लिया, हमने स्टेट हाईवे पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं? दीज रोड कनेक्ट्स एरिया ऑफ प्रोडक्शन विथ मार्केट इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे कि किसी एक जगह पर इंडस्ट्री है, वहाँ से मार्केट के बीच जो सड़क जा रही है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट रोड है। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें होती हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स की कैटेगरी में आती हैं। दे ऑल्सो कनेक्ट तालुकाज। तालुक भी एक यूनिट ऑफ एरिया होता है। अगर हम देखें पॉलिटिकल डिवीज़न उसका, तो एक तालुका होता है। ठीक है, तो उनको भी आपस में ये कनेक्ट करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद इन द स्टेट्स, इनको भी आपस में कनेक्ट करते हैं। नाउ रूरल रोड्स। रूरल रोड्स कितनी हैं? अगर हम रूरल रोड की बात करें तो टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री, पूरे इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं उसकी 80% क्या है? रूरल रोड्स हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं उसकी 80% रूरल रोड्स हैं। दीज रोड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखिए, रूरल रोड के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये गाँव में होती होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये गांव में ही होती हैं, और इनका जो रोल होता है वो ये कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको शहरों तक लाना। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखिए, इसकी जो हायरार्की है वो ऐसे काम करती है कि गांव से कोई भी, मान लीजिए किसी ने शुगर केन ग्रो किया है, तो गांव से शुगर केन को रूरल रोड से लेकर जाना है। अब जो गांव की सड़क है वो कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर। ठीक है, अगर आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी इंडस्ट्री में देना है तो वेल एंड गुड, आप वहीं दे सकते हो। अगर आपको कहीं और शहर में देना है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट रोड से कहाँ जाओगे? स्टेट हाईवे पे। ठीक है, अगर आपको स्टेट हाईवे पर किसी इंडस्ट्री में देना है तो ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में ही देना है तो फिर आप उस स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो जाओगे नेशनल हाईवे पे, देन आप जाओगे दूसरे स्टेट में और वहाँ पर जाके अपना प्रोडक्शन दे सकते हो। इस तरह से ये काम करता है। तो क्या काम है रूरल रोड्स का? एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, या फिर जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको मार्केट सेंटर तक ले जाने के लिए। सन 2000 में प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम, ये नाम याद कर लीजिए, एक कीवर्ड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आता है आपके एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द रूरल एरियाज। किस लिए लॉन्च किया गया था? कि जो गांव है उनसे शहरों को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो हमारी नेशनल बाउंड्री है, जो हमारा इंडिया है, वो अगर किसी भी दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर रहा है, उस तरह की रोड्स को हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स, जो कि बॉर्डर पर होती हैं। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में BRO कहते हैं, सेटअप टू स्ट्रेंथन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। बेसिकली इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो डिफेंस है इंडिया का, जो आर्मी है, उसको ताकतवर बनाया जाए। BRO क्या करता है? बिल्ड करता है हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड रनिंग फ्रॉम मनाली टू लेह। उसने ये किया है। अगर आप कभी भी लद्दाख गए हैं बाइक से या बस से तो आप देखते होंगे वहाँ पर कई सारी चीज़ें, कई सारी रोड हैं, हाईएस्ट रोड्स बनी हुई हैं, जो कि कौन मेंटेन करता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें बहुत सारे, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आर्मी के ही होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी बॉर्डर रोड्स। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज क्या है रोडवेज का, तो पहला पॉइंट, दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। भाई जाहिर सी बात है कि सड़कें आपके दरवाजे तक आती हैं। आप घर से निकल के कहाँ जाते हो? रोड पर, है कि नहीं? कोई भी सामान बेचने आ रहा है तो भाई रोड ही आपके घर पर आ रहा है। आपको कहीं जाना है तो आप रोड से जाओगे। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे। अगर हम रेलवे की तुलना में बात करें, रेलवे के कंपैरिजन में बात करें, तो रोडवेज को या रोड्स को बनाने में कम खर्चा आता है, मच लोअर देन रेलवेज।
ठीक है। रोडवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन हिली रीजन, पहाड़ों पर भी रोड बनाई जा सकती हैं। अगर आप हिमाचल जाते हो घूमने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बीआरओ के बारे में बताया, कश्मीर जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, नॉर्थ ईस्ट जाते हो, तो आप देखते हो कि पहाड़ों पर ट्रेन नहीं जाती है, पहाड़ों पर रोड्स जाती हैं। तो रोडवेज़ का एक फ़ायदा ये भी है कि पहाड़ों पर भी रोड्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, रोडवेज सप्लीमेंट द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे सप्लीमेंट? देखो भाई, अगर हम रोडवेज़ की बात करें तो अगर आपको मान लीजिए रेलवे स्टेशन जाना है तो कैसे जाओगे? घर से ट्रेन पकड़ के तो रेलवे स्टेशन जाओगे नहीं, आप बाई रोड ही जाओगे। ठीक है। अगर आपको पोर्ट पे जाना है तो भी बाई रोड जाओगे, उसके बाद आपको शिप मिलेगा। एयरपोर्ट जाना है तो भी आप बाई रोड जाओगे। कैसे भी आपको जाना है, किसी भी जगह जाना है, अगर आपको किसी भी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो आपको रोड का यूज़ तो करना ही करना है। अब आप सोचो कि आपके घर से कोई भी रोड जाती ही नहीं है और आपके घर से एयरपोर्ट 20-25 किलोमीटर दूर है, आपके घर से जो रेलवे स्टेशन है वो 30-35 किलोमीटर दूर है, तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो क्या है, जो रोडवेज हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्स की तरह काम करती हैं अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के लिए। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने कहावत सुनी होगी। तो जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। फर्स्ट पॉइंट, रोड नेटवर्क इनएडिक्वेट है इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि पूरे इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं उसमें से आधी से ज़्यादा तो अनमेटल्ड है, जिसकी वजह से वो रेनी सीजन में यूज़ के लायक नहीं बचती हैं, उसमें मड हो जाता है, मडी हो जाती हैं वो। ठीक है। नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो वो भी इनफ नहीं है अगर हम लार्ज पॉपुलेशन को माइंड में रखते हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए नेशनल हाईवेज़ भी इनफ नहीं है। और अगर हम जो हाईवेज सिटीज़ के अंदर से गुजरते हैं उनके साथ एक और प्रॉब्लम है कि वो कंजेस्टेड हो जाती हैं, क्योंकि शहर का सारा ट्रैफिक उन पे होता है। ठीक है। शहर के बाहर आपको हो सकता है ट्रैफिक ना मिले, कि विद इन द सिटी आप अगर देखोगे तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है नेशनल हाईवेज़ पे भी। उसके अलावा कभी कभी इंक्रोचमेंट आपको देखना पड़ता है कि जो हॉकर्स होते हैं या फिर आप जो सब्ज़ी मंडियाँ लगती हैं आपके शहर लखनऊ में ही अगर आप देखोगे तो सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग सब्ज़ी वाले जो होते हैं वो बैठ जाते हैं सब्ज़ी बेचने के लिए। और उसके अलावा बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन उसके अलावा वो लोग अपनी बल्लियाँ वगैरह गाड़ने के लिए सड़कों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है। वहाँ पर डिगिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पासिंग ऑफ हैवीली लोडेड ट्रक विच कैरी अ लोड अबव द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑल्सो डैमेज द रोड। अब क्या है कि जो रोड पर ट्रक चल रहे हैं, अगर उनके ऊपर हद से ज़्यादा, मान लीजिए अगर उसमें बोला गया कि आप 1 टन सामान लोड कर सकते हो, लेकिन किसी ने 1.5 टन या 2 टन लोड कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि लिमिट से ज़्यादा अगर वज़न होगा तो सड़क पर डैमेज होना ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे टाइप ऑफ हाईवेज पढ़ लिए, यहाँ पर हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज रोल ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो रोडवेज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रोडवेज के बारे में। द फर्स्ट रेलवे सर्विस अगर हम इंडिया में देखें तो वो मुंबई से ठाणे के लिए चलाई गई थी 1853 में। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया में जो लार्ज नेटवर्क्स हैं रेलवेज की कंट्रीज़ में, उसमें से एक हमारा इंडिया भी है। इंडिया के पास दो तरह की ट्रेनें हैं, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस और दूसरा सब अर्बन। ठीक है। जिसको बोलचाल में मेमो वगैरह या लोकल कहते हैं। ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कि आप नॉर्थ से साउथ पूरा जा सकते हो एक ही ट्रेन में बैठकर, और या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप लोकल से भी जा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा मेट्रो भी है इंडिया में। अगर हम
मुख्य मुख्य शहरों की इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिस सिटी की बात करें तो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई के पास अपनी मेट्रो नेटवर्क है। अब तो कई और शहरों में भी मेट्रो चलने लगी है। ठीक है, इंडियन रेलवे सिर्फ इस चीज़ में हेल्प नहीं करता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसके अलावा इनमें मालगाड़ियाँ भी होती हैं जिसमें फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स भी मूव किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेलवे हैव 3 काइंड ऑफ ट्रैक्स। रेलवे में 3 तरह के ट्रैक हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट ब्रॉड गेज की। अगर हम मेजर मेजर रूट्स की बात करें तो वो ब्रॉड गेज के ही रूट्स होते हैं। ऑलमोस्ट सभी जो मेजर रूट्स हैं रेलवे के वो कौन से हैं? ब्रॉड गेज रूट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1.676 मीटर। जो 2 पटरियाँ होती हैं ना, आपने देखा होगा कि 2 पहिए हैं ट्रेन के दोनों साइड पर, तो अलग अलग पटरी पे चलते हैं। तो जो 2 पटरियाँ होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना? 1.676 मीटर्स। अगर आपको हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो एक बड़ी लाइन का आप बोलते हो ना, बड़ी लाइन का जो स्टेशन है वो कौन सा स्टेशन है? ब्रॉड गेज का। ठीक है, ब्रॉड गेज कनेक्ट्स मेजर पोर्ट्स विथ इंटीरियर टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ब्रॉड गेज क्या करते हैं? मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, इंटीरियर टाउन्स को कनेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। इट हैंडल्स 85% ऑफ द टोटल गुड ट्रैफिक। जितना भी टोटल ट्रैफिक है उसका 85% कौन करता है? ब्रॉड गेज से ट्रेवल करता है या मूव करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिया गेज। इसको इंडिया गेज भी कहा जाता है। द ब्रॉड गेज रेलवे लाइन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज द कोंकण रेलवे। अगर वेस्ट कोस्ट पे बात करें तो वहाँ पे ब्रॉड गेज को क्या कहा जाता है? कोंकण रेलवे। ठीक है, विच इज़ एन इंजीनियरिंग फीट। अगला आता है हमारा मीटर गेज। अब यहाँ पर देखिए, आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो 3 टाइप के गेज हैं इसमें पटरियों के बीच की दूरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ब्रॉड गेज में 1.676 है, वैसे ही मीटर गेज में क्या है? इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर। ठीक है, और टोटल रेल रूट का कितना मीटर गेज में आता है? 1.22। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम कहते हैं चारबाग का छोटी लाइन का स्टेशन, वो है मीटर गेज। नेक्स्ट आता है हमारा नैरो गेज। अब नैरो गेज में अगर आपने टॉय ट्रेन का नाम सुना हो, जो कि शिमला में चलती है, नॉर्थ ईस्ट में चलती है, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में चलती है, इसमें क्या होता है? 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 0.610 से 0.762 मीटर, है ना। लगभग लगभग आधा या पौना मीटर इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ चलती हैं? ज़्यादातर हिली रीजन्स पे, जैसे मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रेलवे। रेलवे के क्या क्या फ़ायदे हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कहता है कि रॉ मटेरियल या फिर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, या फिर उसके बाद जो फिनिश्ड गुड हो जाते हैं, मान लीजिए कि हमने किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई गुड बना दिया है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे बहुत हेल्पफुल है। खासकर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें ले जाना है तो हम रेलवे से इजीली ले जा सकते हैं और बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, जो कि हम एक बार में रोड या एयर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सामान को एक बार में बहुत लंबी दूरी तक ले जाने के लिए रेलवे इज़ हेल्पफुल। सेकेंड पॉइंट, रेलवे की वजह से गांव और शहर की दूरी कम हो गई है, क्योंकि अब गांव गांव के बीच से रेलवे जाते हैं, रेल्स जाती हैं और वहाँ पे छोटे छोटे स्टेशन भी बने हुए हैं, तो गांव के लोगों को शहरों तक आने में भी आसानी होती है। इट फैसिलिटेट ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, पुलिस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर लोगों के आने जाने की बात करें तो आप खुद ही जानते हो कितना ईजी है, टिकट लो और बस ट्रेन पर चढ़ जाओ, तो ईजिली आप मूव कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा, अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें या पुलिस को जो भी इक्विपमेंट चाहिए उनकी बात करें, आर्मी इक्विपमेंट की बात करें, तो वो भी ईजिली मूव
किए जा सकते हैं। इवन कुछ ट्रेनें तो ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होती हैं टू टू डिफेंस या फिर आर्मीज़ के लिए, ठीक है। या फिर आपने कभी ये भी देखा होगा या सुना होगा कि किसी ट्रेन में एक पूरा का पूरा कोच रिजर्व होता है ओनली फॉर आर्मी पर्सन्स। नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो अगर वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं है तो उस केस में मे बी आपके हवाई जहाज़ नहीं चल सकते हैं, मे बी आपके रोड ट्रांसपोर्ट ना चले, लेकिन रेलवे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस केस में, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर अ कंफर्टेबल जर्नी इवन ड्यूरिंग द नाइट्स। इसमें आप सो सकते हो, आराम से लेट के सो सकते हो। वैसे तो लोग बस में भी सो जाते हैं, फ्लाइट में भी सो जाते हैं, बट ट्रेन में आपको लेटने की जगह मिलती है, आप रात में भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि रेलवे हिली रीजन्स पर नहीं बनाया जा सकता, या फिर जो रिमोट फॉरेस्ट रीजन है वहाँ तक भी नहीं जा सकता है। ये इसका ड्रॉबैक है, जो कि मैंने आपको रोडवेज़ में बताया था कि ट्रेन की जगह पे हिली रीजन पर रोड आसानी से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन हैं उसमें से सबके पास रेलवे ट्रैक्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ज़्यादातर के पास है लेकिन सबके पास नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है। तीसरा पॉइंट, ट्रेन्स कैन नॉट क्रॉस ओशियंस, ठीक है, दे आर लिमिटेड टू लैंड ट्रेवल। लैंड ट्रेवल के लिए ट्रेन्स आर हेल्पफुल, ठीक है। पानी के ऊपर से या ओशियन के ऊपर से इसको क्रॉस नहीं किया, हल्की छोटी मोटी नदी है उसके ऊपर तो ब्रिज बना के क्रॉस कर लेते हैं, बट ओशियंस को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। एंड कैन नॉट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सामान को ट्रेन के थ्रू नहीं पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ट्रेन ट्रेवल इज़ लॉन्ग एंड टेडियस, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रेवल। पहली बात तो ट्रेन में समय बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा थकान भी होती है और आप गंदे भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर हम एयर से कंपैरिजन करें तो रेलवे का ये ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज़्यादा टेडियस एंड लॉन्ग होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेलवेज़ या रेल ट्रांसपोर्ट। तो अब हम यहीं पर इस चैप्टर कह रहा हूँ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिया ने एयर ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस शुरू की इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के पास डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरह के एयरलाइंस हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनाई गई? 1 अप्रैल 1995 को। अब ये कैसे बनी? अगर हम इस अथॉरिटी की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की, तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया। किसको? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को मर्ज करके 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया या सेटअप किया गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए विद इन द कंट्री या अक्रॉस द कंट्री हम कह सकते हैं। तो इनका क्या काम है कि हमें सेफ और एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। एयर इंडिया क्या है? एयर इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड कैरियर सर्विंग 50 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज है। रिसेंटली एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, ठीक है। अब देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है अभी 2021 में, और पहले टाटा ग्रुप से एयर इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। तो बेसिकली एयर इंडिया टाटा की ही थी, बट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया था, ओन कर लिया था, और अब 2021 में वापस टाटा ग्रुप की हो गई है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि जिस समय आपकी बुक में पब्लिश किया गया था उस समय ऐसा नहीं हुआ था, जो अभी रिसेंट चेंज हुआ है, तो हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं।
एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड कैरियर है जो कि सर्व करती है 50 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन को एंड 39 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को। अगर हम एशिया के एयरलाइंस की बात करें तो एशिया में 16th लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया की। सम प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं इंडिया में, कुछ प्राइवेट एयरलाइन भी हैं जैसे जेट एयरवेज, गो एयर एंड स्पाइस जेट, आपने इनके नाम सुने होंगे। अगला पॉइंट, इंडिया में कुछ कार्गो एयरलाइंस भी हैं, ठीक है, जिनमें सामान ढोया जाता है, जैसे कि ट्रेन से या ट्रक से ढोया जाता है उस तरह से। जैसे कि कौन कौन सी कंपनी है, डेक्कन कार्गो एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है ब्लू एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात करें, क्योंकि वो भी एयरलाइंस में ही एयर ट्रांसपोर्ट में ही आता है, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इसको शॉर्ट में PHHL कहेंगे, इसको इस्टेब्लिश किया गया था किस लिए, हेलीकॉप्टर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। किसको प्रोवाइड करना है, ऑयल सेक्टर्स को, जैसे कि आपने देखा होगा जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ओशियन से, फॉर एग्जांपल मुंबई हाई, वो समंदर में होता है। अब समंदर में, अब वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन्स तो उतारे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जो रनवे होता है वो नहीं बनाया जा सकता, तो उसके लिए ऑयल सेक्टर को क्या चाहिए, हेलीकॉप्टर्स। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करता है, उनको ऑयल सेक्टर वालों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा एयरवे, ठीक है, सबसे कम टाइम लगता है लंबी दूरी तय करने में भी। सेकंड पॉइंट कि ये प्रेस्टिजियस है, जो लोग हवाई जहाज़ में बैठते हैं उनको बड़ा अच्छा फील आता है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो गेन कर लिया है, ठीक है, इज्जत की बात मानी जाती है, स्टेटस सिंबल माना जाता है। और फिर उसके बाद कंफर्टेबल तो है ही, ठीक है, आपको अंदर खाने पीने की सुविधा मिलती है, एयर कंडीशन की सुविधा मिलती है, आजकल बात चल रही है कि अंदर वाईफाई की भी सुविधा दी जाए, आपने सुना होगा, क्योंकि जब एरोप्लेन में आप बैठते हैं तो टेक ऑफ करने से पहले ही वो कहते हैं कि अपने सारे गैजेट्स ऑफ कर दीजिए, ठीक है, तो ये प्रेस्टिजियस है और कंफर्टेबल है। नेक्स्ट, रीजन्स विच आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर घने जंगल हैं, जहाँ पर डेजर्ट है, या फिर जहाँ पर बहुत हाई माउंटेन्स हैं, वहाँ पर भी एयरवेज के थ्रू आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हिमालय में जो भी लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं या फिर जो माउंटेनियरिंग करते हैं, वो लोग जो जाते हैं, अगर वो फंस जाते हैं, कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, जो कि हेलीकॉप्टर से ही जाती है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी या फिर कोई डिज़ास्टर जिसे हम कहते हैं, अगर आ जाता है, जैसे कि फ्लड, तो फ्लड के केस में रेलवे हो सकता है काम ना करे, रोड्स हो सकता है काम ना करे, लेकिन हम हेलीकॉप्टर के थ्रू हेल्प या खाने पीने का सामान, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं वहाँ के लोगों को, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है कि ये महंगा है, ठीक है, महंगा है, इसकी वजह से कॉमन पीपल अभी भी इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ट्रेन और बस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। जितना पास का आप टिकट कराओगे, मान लो कि आप आज टिकट करा रहे हो, कल आपको दिल्ली जाना है, आप ट्रेन से जाओगे 600 रुपये में, महंगा से महंगा हम 1000 मान लेते हैं, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन करा के जाते हो। लेकिन अगर आप प्लेन से जाओगे तो 8-10 हज़ार रुपये लग सकते हैं, ठीक है, तो इतना महंगा है ये, तो एक्सेसिबल नहीं है, कॉमन पीपल की रीच से बाहर है, ठीक है। रोड्स और रेलवे की तरह अभी तक जो एयरवेज हैं उनका एक्सेस छोटे छोटे शहरों को अभी तक नहीं मिल पाया है, बड़े बड़े शहरों तक ही जो इम्पोर्टेंट हैं वहीं तक जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बनाया गया है, और वहीं तक आप जा सकते हो, और फिर वहाँ से आप ट्रेन या बस लेके जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। क्लियर? पेट्रोलियम विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है अगला, कि जो यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, वो रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि वो रिन्यू नहीं किया जा सकता है, तो मे बी इन फ्यूचर कुछ इन्वेंशन हो जाए, कुछ डिस्कवरी हो जाए, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमारे एयरवेज यूज़लेस हो जाएंगे, ठीक है। और अगेन वही वाली बात है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा कि फ़्लाइट के चार्जेस क्या हैं, वो
हाई हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एयरवेज। यहाँ पे हमारा एयरवेज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है वाटरवेज। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटरवेज, आप जो भी चाहें कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा अगला टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टिंग? बल्की एंड हैवी गुड्स के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। और इसके क्या फ़ायदे हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा फ्यूल इसमें नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि वाटर के फ्लो से भी कभी कभी हेल्प मिल जाती है। मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में हमारा शिप जा रहा है उसी डायरेक्शन में वाटर करंट भी है, तो हमें फ्यूल का यूज़ नहीं भी करना पड़ सकता है। मतलब हम अपना इंजन बंद कर सकते हो, ऐसे भी फ्लो करते हुए चले जाएंगे विद द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी है। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ फ्यूल एफिशिएंट होगी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, इनलैंड वाटरवे एंड ओशनिक वाटरवे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि जो कंट्री के अंदर नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ना, जो नहर होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। या फिर इनलैंड वाटरवे इन सारी चीज़ों को जोड़ता है, जो हमारे विद इन द कंट्री रिवर, कैनाल्स या बैक वाटर्स हैं उनको। ठीक है, बट इनके साथ वाटरफॉल जैसी चीज़ों की दिक्कत आ जाती है, रैपिड्स जैसी चीज़ों की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब जब वाटरफॉल आ गया तो कोई अब शिप छलांग तो लगा नहीं देगा। तो अब जहाँ पे वाटरफॉल है उसके आगे जाने की दिक्कत है कि उसके आगे ये नहीं जा सकते हैं। तो इसका भी कोई सल्यूशन निकालना चाहिए, मे बी इन फ्यूचर निकलेगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इसका नाम याद कर लीजिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कहते हैं EWAI। ठीक है, ये इंचार्ज है ऑफ द वाटरवे इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर वाटरवेज जो हैं उनके लिए इंचार्ज कौन है? EWAI। इट हैज़ डिक्लेयर्ड 5 इनलैंड वाटरवे एज नेशनल वाटरवेज। इसने क्या किया है? 5 वाटरवेज को, इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया है। जैसे हमने नेशनल हाईवे पढ़ा था, वैसे नेशनल वाटरवे है। कौन कौन से हैं नेशनल वाटरवे? चलिए देखते हैं। नेशनल हाईवे वाटरवे नंबर 1, ठीक है, ये क्या करता है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम को कनेक्ट करता है। हल्दिया से कोलकाता से फरक्का, फरक्का से मुंगेर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये कनेक्ट करता है किसको? डुबरी, पंडू, तेजपुर, नियामती, डिब्रूगढ़ और सादिया। नेशनल हाईवे नंबर 3 comprises the west coast canal along चंपकरन या चंपाकरन एंड उद्योग मंडल, चंपाकरन एंड उद्योग मंडल। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवे इन 1993। इसको 1993 में वाटरवे घोषित किया गया था। ठीक है, अगला है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 4। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को कनेक्ट करता है। फिर आता है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 5, जो कि लास्ट भी है। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? थलचर धर्मा स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्राह्मी, इसको कनेक्ट करता है। द गोयनखली एंड चरबटिया स्ट्रेच ऑफ ईस्ट कोस्ट को कनेक्ट करता है, ईस्ट कोस्ट कैनाल को। एंड द चरबटिया धर्मा स्ट्रेच ऑफ मालती रिवर अलॉन्ग विद द महानदी डेल्टा। इन सारी जगहों को नेशनल वाटरवे नंबर 5 कनेक्ट करता है। तो ये हमारे थे 5 वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज। ठीक है, द फॉलोइंग वाटरवेज हैज बीन या हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं को पॉइंट वाइज लिखना है, तो ये 3 हैं। फॉलोइंग वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज, जैसे कि रिवर गंगा बिटवीन इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्र बिटवीन सादिया से डुबरी, एंड द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ये 3 मेन पॉइंट है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड बकिंगम कैनाल एंड ईस्ट वेस्ट कैनाल आर इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज, जिनके बारे में हमने ऊपर भी अभी देखा था टेबल में। तो ये हो गई बात इनलैंड वाटरवेज की।
ओशनिक वाटरवे की बात करें, यानी कि जो समंदर में चलते हैं हमारे जहाज़, उनकी बात करें तो इंडिया इज़ अ पेनिसुलर कंट्री विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। आपको पता है इंडिया के पास बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, अगर हम देखें तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ठीक है। इंडिया हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट एंड 187 माइनर सी पोर्ट्स। इंडिया के पास 12 बड़े बड़े मेजर सी पोर्ट हैं और उसके अलावा 187 माइनर सी पोर्ट भी हैं। ठीक है। सी पोर्ट हैंडल करते हैं ओवर 80% ऑफ ऑल कार्गो ट्रैफिक। जितना भी इंडिया में कार्गो ट्रैफिक है उसका 80% कौन हैंडल करता है? सी पोर्ट्स। ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से मेजर सी पोर्ट हैं, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। पहला, मुंबई पोर्ट। पहला क्या है? मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज बिल्ट, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिल्ट टू डिसकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्यों बनाया गया था? ताकि जो मुंबई के पोर्ट पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता था उसको डीकंजेस्ट करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना रहे, इसलिए बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर गुड्स, मुंबई पोर्ट डील्स विथ मिनरल ऑयल एंड ड्राई कार्गो। क्या क्या यहाँ से चीज़ें जाती हैं? मिनरल ऑयल और ड्राई कार्गो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोरमुगांव पोर्ट, जो कि गोवा में है। इसका यूज़ करते हैं हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल हार्बर, ये एक नेचुरल पोर्ट है एंड ऑक्यूपाइज द 5th पोजीशन इन टोटल ट्रैफिक हैंडलिंग। जितने भी पोर्ट्स में ट्रैफिक हैंडल होता है उसमें 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है हमारा मोरमुगांव पोर्ट। तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता। ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था इनलैंड वाटरवेज में। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड ऑन द रिवर हुगली। हल्दिया पोर्ट बनाया गया है कहाँ पर? हुगली रिवर के ऊपर, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। किस लिए बनाया गया है? कि जो कोलकाता का सी पोर्ट है उसके ऊपर से जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा के कोस्ट पर है और हैंडल करता है आयरन ओर एंड कोल, यानी कि आयरन एंड कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। खासकर एक्सपोर्ट ही कहेंगे, इंपोर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है। सबसे गहरा, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ पोर्ट है हमारा ये। ठीक है। और यहाँ से क्या चीज़ हम हैंडल करते हैं? क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ से ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेन्नई। चेन्नई की बात करें तो आर्टिफिशियल पोर्ट्स में ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना मानव निर्मित इंडिया का जो पोर्ट है वो है चेन्नई। इट इज़ नेक्स्ट टू मुंबई इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। मुंबई के बाद ये नेक्स्ट है, मतलब मुंबई के बाद जो दूसरी रैंकिंग आती है उस पर हमारा चेन्नई आता है। यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र एंड आयरन ओर एंड ड्राई कार्गो, इतना सारा सामान हम यहाँ से लाने ले जाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। ये एक नेचुरल हार्बर है और यहाँ से कोयला, नमक, खाने वाला नमक, ड्राई कार्गो एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। यहाँ से भी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन्स, कॉटन एंड सॉल्ट। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है, कॉटन, जो कि पिछले जितने भी पोर्ट पड़े हैं उसमें नहीं था। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, जो कि एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर। कहाँ से निकला हुआ? कुंद्रेमुख से जो आयरन ओर निकलता है उसको ये एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र एंड एडिबल ऑयल्स। ठीक है। दो चीज़ें हमने पढ़ी, यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है और फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम और एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के लाई करता है या सिचुएटेड है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अलॉन्ग साइड अ नेचुरल हार्बर। इसको डेवलप किया गया है नेचुरल हार्बर के साथ साथ में। इट हैंडल्स द एक्सपोर्ट ऑफ टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस।
एक्सपोर्ट किस चीज़ का करता है? चाय का, कॉफ़ी का, मसालों का। और इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे पोर्ट। अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज की अगर हम बात करें तो ये चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हैवी और बल्की मटेरियल्स को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये फ्यूल एफिशिएंट होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। इट इज़ सेफ एंड हैज़ लेस ट्रैफिक इन कंपैरिजन टू रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम इन दोनों से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेदर। अगर मौसम ख़राब है तो इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हम इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि फ्लड आ गई है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको थकान या बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, सिकनेस, बीमारी कोई सीरियस बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सिकनेस होते हैं ना, मोशन सिकनेस हो सकती है। एंड इट इज़ लिमिटेड टू एरियाज वेयर रिवर्स आर नेविगेबल। ये सिर्फ वहीं तक यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पर नदियाँ नेविगेबल हैं। एंड वेयर एन ओशनिक रूट एग्जिस्ट, या तो वहाँ पर जहाँ तक ओशियन के रूट्स जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कहीं पर नहीं जा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया का। और इस सब के नोट्स आप बना लीजिएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा ये। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।